तो मैं आपको अब इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ और उसमें थोड़ा सा जो बचा हुआ है इसमें बता करके और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ और भी उदाहरण देते हुए मैं इसे समाप्त करूँगा। एक बात आप याद रखिए, बहुत सावधानीपूर्वक सुनिए कि यह अपने जीवन में बैठा लीजिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बैठ रहे हो की तैयारी कर रहे हो या हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे हो। कहा जाता है कि देयर इज नो शॉर्ट सर्किट ऑफ सक्सेस, देयर इज नो शॉर्ट सर्किट ऑफ सक्सेस, यानी सफलता का कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। अगर आपको अच्छी सफलता प्राप्त करनी है तो अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए कोई संक्षिप्त रास्ता नहीं है। इसलिए बृहद रूप से और सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर कट आपको समझना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि एक दो वीडियो में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दिया जाए और आप समझ लें। तमाम लोग दावे करते हैं कि हम 2 घंटे में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रखर विद्वान बना दिया, मास्टर बना दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। लेकिन ये सब दावे कोरे हैं, बेमतलब हैं। आप विधिवत खूब अच्छी तरह से, चाहे जो भी चैप्टर हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे सिंटैक्स हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, उसको विधिवत आप तैयार कीजिए। इंटर की परीक्षा देंगे तब भी अच्छा नंबर मिलेगा, कंपटीशन में आगे चलेंगे तब भी अच्छा वो आपको आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बता करके और आपको इतना बढ़िया बना दिया जाए कि आप बैंकिंग की और आईएएस की परीक्षा अंग्रेजी से निकाल लें। ऐसा कभी संभव नहीं है। ऐसा जो लोग भी दावे करते हैं वो कोरे दावे हैं, केवल लुभाने वाले हैं, बेमतलब के हैं। आप हर चीज़ का डिटेल स्टडी कीजिए। मैंने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत लंबे 26-27 पार्ट में डाला गया है, जब आप उसको हर वीडियो देखिए, ऐसे ही सिंथेसिस का भी 16-20 पार्ट में डाला गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ऐसे ही डाला गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आप विधिवत इसको बैठ करके अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं तो इसको ठीक से देखिए, किताब कापी लेके बैठिए, नोट कीजिए उसको और हर वीडियो को ठीक से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जब आप समझ जाएंगे तो आपको आनंद मिलेगा, फिर आप अपने आप देखेंगे और समझेंगे और फिर आप पढ़ेंगे और आपको चीज़ें आपको तैयार होती चली जाएंगी। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट सर्किट में न कर करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि आप अधिक से अधिक समझ सकें। तो आप देखें उसमें हमने बताया। अब यहाँ एक नियम और है बता के और आपको कुछ अभ्यास कराऊंगा। जैसे कभी कभी होता है डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन का उत्तर यस और नो में ही होता है केवल। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछा क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो आप कहेंगे हाँ मैं जा रहा हूँ, या आप कहेंगे नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ नहीं, तो आपने कहा हाँ, तो हाँ माने केवल इतना नहीं हुआ, हाँ के आगे व्याख्या होगी हाँ मैं जा रहा हूँ। या आपने कह दिया, कोई पूछा आप दिल्ली जा रहे हैं, नहीं, तो इतना उत्तर नहीं हुआ। नहीं, नहीं के पीछे क्या है, नहीं मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, ये छिपा हुआ है। तो अब ऐसे वाक्य रहेंगे तो आप कैसे बनाएंगे, तो इसको 2 तरह से बनाया जा सकता है। लिख लीजिए, अब आप इसको लिख लें। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका उत्तर यस और नो में दिया जाता है, यस और नो में दिया जाता है, उसे हम 2 तरह से बनाते हैं। उसे हम 2 तरह से बनाते हैं। पहला तो यस और नो की आगे व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं।
अर्थात जो उसके पीछे छिपा हुआ अर्थ है उसे भी इनडायरेक्ट बनाते समय स्पष्ट करते हैं, उसे भी बनाते समय हम स्पष्ट करते हैं। और दूसरा कायदा यह है कि यदि यस है तो उसके स्थान पर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लगा देते हैं, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लगा देते हैं। यदि यस है तो उसके साथ रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लगाते हैं, रिप्लाइड तो लगेगा ही, अफर्मेटिव लगा देते हैं, इन अफर्मेटिव। और यदि नो है, और यदि नो है तो रिप्लाइड इन निगेटिव लगाते हैं, रिप्लाइड इन निगेटिव लगाते हैं। किंतु जो व्याख्या वाला नियम है वह ज़्यादा उचित माना गया है और आधुनिक है। जैसे अब आप उदाहरण देखिए, उदाहरण देखेंगे तो स्पष्ट होगा। राम सेड टू मोहन, कामा इनवर्टेड कामा, विल यू गो टू स्कूल? मोहन सेड, कामा इनवर्टेड कामा, नो, फुल स्टॉप और इनवर्टेड कामा बंद। ये वाक्य है। राम ने मोहन से कहा, विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे? मोहन ने कहा, ना, नहीं। तो मोहन नहीं का मतलब क्या है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये पूरा बनेगा। तो देखिए जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राम आस्क्ड मोहन, सहायक क्रिया से शुरू है तो इसके जगह पर आस्क लग गया। राम आस्क्ड मोहन इफ विल यू गो का क्या हो जाएगा? यू विल गो। और यू सेकेंड पर्सन मोहन के अनुसार यू करता है, मोहन के लिए करता हो जाएगा ही। क्वेश्चन में मोहन है, मोहन, और ही के साथ विल ही लगेगा तो विल का क्या हो जाएगा? वुड। ही वुड गो टू स्कूल। हो गया। राम आस्क्ड मोहन इफ ही वुड गो टू स्कूल। अब राम ने मोहन से पूछा तो मोहन क्या उत्तर देगा? उत्तर देगा तो हो जाएगा मोहन रिप्लाइड, कामा इनवर्टेड कामा हट के क्या हो जाएगा? दैट। अब नो का मतलब क्या है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। और बदलेंगे तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई किसके लिए आ जाएगा? मोहन के लिए। आई कर्ता कारक मोहन के लिए क्या हो जाएगा? ही वुड, और ही के साथ विल लगेगा। आई था तो सेल था, लेकिन ही लगेगा तो विल हो जाएगा। विल का वुड, ही वुड नॉट, ही वुड नॉट। अब निगेटिव रहेगा तो इतने पर ही रोक देंगे, कर्ता और सहायक क्रिया और नॉट लगा के छोड़ देंगे। ही वुड नॉट गो टू स्कूल इतना नहीं लिखेंगे, बस केवल ही वुड नॉट। तो हो गया राम आस्क्ड मोहन इफ ही वुड गो टू स्कूल, मोहन रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट। हो गया। देखिए ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता होगा टेढ़ा, ये कहाँ से व्याख्या करावें, लेकिन है नहीं, उसी में उत्तर है। इतना तो आप बना सकते हैं, राम आस्क्ड मोहन इफ ही वुड गो टू स्कूल। ये तो बन जा रहा है नियम से, राम आस्क्ड मोहन इफ ही वुड गो टू स्कूल। अब मोहन रिप्लाइड दैट, यही आ जाता है ही वुड, और निगेटिव में है तो नॉट लग जाएगा। यानी इसी की जो सहायक क्रिया जो आप ऊपर बनाए हुए हैं वही आ जाता है नीचे, वहाँ उत्तर में वही आ ही जाता है। इफ ही वुड, अगर एस रहता तो इतना हो जाता है, राम रिप्लाइड दैट ही वुड, और नो है तो हो जाएगा राम रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट। बन गया। और एक तरह से और हो सकता है, आर राम आस्क्ड मोहन इफ ही वुड गो टू स्कूल, ये तो रहेगा ही मोहन रिप्लाइड, मोहन रिप्लाइड इन, नो है तो क्या होगा? निगेटिव। ये भी हो सकता है, मोहन रिप्लाइड इन निगेटिव, ये भी हो जाएगा।
दोनों बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा उचित है ऊपर वाला। ऊपर वाला ही बनाइएगा। अगर ऊपर वाला नहीं आता है, भूल गया, तो नीचे वाले का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन पहली वरीयता आपकी किसकी होगी? ऊपर वाले की ही होगी। एकदम ऊपर का जो बनाएंगे वही उत्तर रहता है। जैसे एक देखिए दूसरे वाले में, अभी क्लियर हो जाएगा। ही सेड टू हर, वह उससे कहा, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? शी सेड, उसने कहा, यस, हाँ। तो अब इसको बनाइए तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड हर, यहाँ इफ हो गया। कैन यू हेल्प का अफर्मेटिव क्या हो जाएगा? यू कैन हेल्प, बदलेंगे यू सेकेंड पर्सन, हर के अनुसार यू करता, हर का करता सी, और कैन का क्या हो जाएगा? कुड हेल्प, मी फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार मी कर्म कारक, ही का कर्म कारक हिम। तो हो गया ही आस्क्ड हर इफ सी कुड हेल्प हिम, फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक खत्म हो जाता है क्योंकि ये असर्टिव में हो गया। ही आस्क्ड हर इफ सी कुड हेल्प हिम। अब सी सेड, तो सी उत्तर देगी, क्या हो जाएगा? सी रिप्लाइड दैट, यही हो जाएगा सी कुड, यही हो जाएगा सी कुड, दैट सी कुड। आगे कुछ लिखना ही पड़ता है, केवल इतना ही लिखा है सी कुड, और अगर ये नो रहता तो हो जाता सी कुड नॉट। कोई कठिन तो नहीं है, नहीं तो फिर आर करके इसको भी ऐसे बनाइए, सी रिप्लाइड इन निगेटिव, ये भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला ही ज़्यादा ठीक है। तो इस प्रकार ये छूटा हुआ था जो मैंने आपको बताया। अब दो एक ठो अभ्यास और करा करके ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब समाप्त हो रहा है। देख लीजिए, जैसे है, द बॉयज आस्क्ड, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड। इसको बनाना है। द बॉयज आस्क्ड, लड़कों ने पूछा, व्हेन विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड, अगला मैच कब खेला जाएगा। तो इसको बनाना है तो क्या हो जाएगा? द बॉयज आस्क्ड का आस्क्ड ही रह जाएगा, व्हेन कंजंक्शन हो गया, व्हेन। अब बचा विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड, इसका अफर्मेटिव बनाइए, असर्टिव बनाइए। तो विल अंदर जाएगा, कर्ता बाहर आएगा, कर्ता क्या है? द नेक्स्ट टेस्ट मैच, तो हो जाएगा द नेक्स्ट टेस्ट मैच विल बी प्लेड, ऐसी वैस में है, द नेक्स्ट टेस्ट मैच विल बी प्लेड, और इसी को बदल दीजिए तो हो जाएगा व्हेन दी टेक्स्ट, व्हेन दी नहीं नेक्स्ट, व्हेन दी नेक्स्ट टेस्ट मैच विल बी, तो विल का क्या हो जाएगा? वुड बी प्लेट, बन गया, फुल स्टॉप बन गया। तो आप बिल्कुल नियमानुसार जितनी चीज़ें लिखाई गई हैं उसी के अनुसार, उसी को ध्यान में रखते हुए आप बनावें, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए एक उदाहरण और मैं आपको बताने चल रहा हूँ, आगे आप देखें। तो देखिए उदाहरण आगे आपको दिया गया है, हिज फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, हाउ ओल्ड आर यू। हिज फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, हाउ ओल्ड आर यू। इसको बनाना है तो क्या हो जाएगा? हिज फादर, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, हिज फादर आस्क्ड मी, हाउ ओल्ड साथ ही रहेगा तो हो जाएगा हाउ ओल्ड। अब आर यू, इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा? यू आर यू का अफर्मेटिव क्या रहेगा? यू आर। अब बदलेंगे यू सेकेंड पर्सन, मी के अनुसार यू करता, मी का करता आई, और आर का वाज।
तो हो जाएगा हिज फादर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, बदल गया। दूसरा देखिए एक और है, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा डू यू नो हिज एड्रेस। आप देखिए ये सहायक क्रिया से शुरू है, डू से शुरू है, तो हो जाएगा सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा डू यू नो हिज एड्रेस, तो हो जाएगा सी आस्क्ड कामा इन्वर्टेड कामा जगह क्या हो जाएगा इफ, वेदर भी लगा सकते हैं। अब डू यू नो हिज एड्रेस, इसका अफर्मेटिव पहले बनाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, डू हट जाएगा, यू नो हिज एड्रेस बन गया, यू नो हिज एड्रेस। अब यू को बदलना है, तो यू सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार इसमें कर्म है नहीं, तो आपको लिखाया गया है प्रोनाउन बदलने के नियम जो पहले 4 लिखाए गए हैं। फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, और उसी में लिखाया गया है यदि लिखाया गया होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आवे और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो तो वह सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं। तो इस यू को चाहे आप सेकंड पर्सन में बदल दीजिए, ये फर्स्ट पर्सन में बदल दीजिए या थर्ड पर्सन में बदल दीजिए। तो फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई वी है, थर्ड पर्सन में दे ही सी है। अब अगर यू को कोई व्यक्ति मानते हैं तो उसके स्थान पर थर्ड पर्सन में ही हो सकता है, फर्स्ट पर्सन में आई हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। सी आस्क्ड इफ ही, या यहाँ पर ही के स्थान पर और क्या हो सकता है, आई भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है यू किसी स्त्री के लिए आया हो, तो अगर मालूम पड़ता है कि यू किसी स्त्री के लिए आया है तो सी भी कर सकते हो, सी भी हो सकता है। तो सी आस्क्ड इफ ही न्यू हिज एड्रेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म और हिज थर्ड पर्सन है, ये बदलेगा ही नहीं, तो हो जाएगा सी आस्क्ड इफ ही न्यू हिज एड्रेस। अब इसके बाद है एक और देखिए, आई सेड टू आनंद कामा इन्वर्टेड कामा आर यू अटेंडिंग द क्लास। आनंद सेड नो, यानी नो में उत्तर दिया, तो बनाइए तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड आनंद इफ आर यू अटेंडिंग, इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, यू आर अटेंडिंग। अब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन आनंद के अनुसार यू करता है, आनंद के लिए करता क्या हो जाएगा, ही, चूंकि और कोई है नहीं यहाँ, ही आनंद के लिए ही रहेगा, ही। और यू आर अटेंडिंग किस टेंस में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल के पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, वाज अटेंडिंग इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास। इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास। अब आनंद क्या करेगा, उत्तर देगा, आनंद रिप्लाइड दैट, बस यही आ जाएगा, ही वाज नॉट, निगेटिव है ना तो ही वाज नॉट भी लग जाएगा। अगर ये नो नहीं रहता, यस रहता तब इतना ही हो जाता है, ही वाज। आनंद रिप्लाइड दैट ही वाज, और जब नॉट नो है तो ही वाज नॉट। अटेंडिंग वगैरह पूरा नहीं लिखा जाता है, बस केवल कर्ता और सहायक क्रिया, और नेगेटिव है तो उसके बाद नॉट, और अगर अफर्मेटिव है तो बस कर्ता और सहायक क्रिया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, बस इतना है, कर्ता और सहायक क्रिया। तो हो गया, आनंद रिप्लाइड दैट ही वाज नॉट, बन गया आपका ये बन गया। तो मुझे लगता है कि अब आप जो है पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लिए होंगे। हमने काफ़ी प्रयास किया आपको समझाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लें, आपके समझ में आ जाए, और आप वीडियो देख करके और किताब नियमों को नोट करके अगर सचमुच बनाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे कर लेंगे। इस प्रकार आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत आपको इंट्रोडक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल नियम, प्रोनाउंस का चार्ट, प्रोनाउन बदलने के जो 4 स्टेप्स हैं वो, और असर्टिव सेंटेंस पढ़ा दिया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया।
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर 2-4 उदाहरण भी समझा दिया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा आगे इम्परेटिव सेंटेंस। अगले वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाऊँगा और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सारे वीडियो को बड़े ढंग से देखें और तैयारी करें। शार्ट ढंग से तैयारी नहीं हो पाती है। अगर कोई कहता है बहुत थोड़े में हो जाएगा तो ये संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।